नमस्कार दोस्तों, आज जो है इकोनॉमिक्स का हम लोग 12 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ए भूमि, बी श्रम, सी मुद्रा और डी पूंजी। तो इनमें से जो है वो उत्पत्ति का साधन जो है वो मुद्रा नहीं है, भूमि है, श्रम है और पूंजी है। दूसरा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, या इनमें से सभी। तो ये सारे जो हैं, ये सारे क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, और अगर उत्पादित हो गया है तो उसका वितरण कैसे किया जाए, ये सारे केंद्रीय समस्या है। तो इसका उत्तर हो गया डी, इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ये किसने कहा था? मार्शल ने, फ्रीडमैन ने, किन्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है सी, किन्स ने। किन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है। चौथा प्रश्न है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? क्लासिकल जो है वो कौन नहीं है? ए जेबी से, बी मार्शल, सी पिगू, डी कैनन। तो इनमें से जो है वो कल्याणवादी विचारधारा के जो हैं वो पिगू नहीं है। नेक्स्ट है, समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? समसीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, गॉसेन का प्रथम नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो समसीमांत की उपयोगिता जो है वो प्रतिस्थापन का नियम। छठा प्रश्न है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो कीमत और बजट रेखा की जो ढाल होती है हमेशा, तो इसका उत्तर है बी माइनस पी वाई बटे पी एक्स। सातवां प्रश्न है, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ती है, मांग भी बढ़ती है। कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो इनमें से जो आंसर होगा, मांग जब संकुचन होता है, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। अगला प्रश्न है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है फ्लक्स। औसत परिवर्तन लागत क्या है? तो औसत परिवर्तन लागत जो है वो कुल परिवर्तन लागत गुना उत्पादन होता है। 10वां प्रश्न है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? ए सीमांत लागत, बी फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? ए सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, बी सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा को नीचे से काटती है। तो इसका उत्तर जो है ये क और ख दोनों होगा। सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत वक्र जो है वो सीमांत आगत वक्र को हमेशा नीचे से काटती है। तो उत्तर हो गया इसका सी, दोनों। एक चित्र दिया गया है
जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं। तो इस चित्र में जो है मात्रा और पूंजी, y अक्ष जो है वो प्राइस है और x अक्ष जो है वो क्वांटिटी है यानी मात्रा है। तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई जो है वो कम से ज़्यादा हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है सप्लाई का यानी पूर्ति का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा पूर्ति में विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ति की लोच क्या है जब E बराबर 0 है। तो इसका उत्तर जो हो गया वो हो गया पूर्णतः लोचदार पूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन होता है। तो इसका उत्तर है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। किस बाजार में फर्म स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, तो जब मोनोपोली कंपटीशन जो है मार्केट होती है उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सही संबंध है, कौन सा जो है वो सही संबंध है। सीमांत आगम बराबर औसत आगम, कुल आगम बराबर सीमांत आगम। तो ये दोनों ही सही है। तो इसका उत्तर जो हो गया वो क और ख दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो है एक क्रेता और अधिक विक्रेता जो है ये बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है मोनोपोली में जो है वो विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो कम होती है और क्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया क, एक क्रेता और अधिक विक्रेता। इसके जस्ट उल्टा होगा, अधिक क्रेता होगी और विक्रेताओं की संख्या कम होगी। नेक्स्ट प्रश्न है बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। स्थायी मूल्य, अति अल्पकालीन मूल्य, सामान्य मूल्य या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर जो है वो बाजार मूल्य का संबंध जो होता है वो सामान्य मूल्य से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में जो है वो हस्तांतरण भुगतान जो होती है वो उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर के समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। ये किसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। तो इसका जो है उत्तर है वो है मार्शल। ये मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। तो इसका जो उत्तर है वो है रैगनर फिक्स ने जो है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का जो है विभाजन किया। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। ग्राहकों का जो है वो पैसा जमा यानी ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। ग्राहकों को कर देना, नोट निर्गमन, क और ख दोनों। तो नोट निर्गमन का जो है ये कार्य जो होती है वो होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की होती है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। तो बैंक नोट निर्गमन का कार्य जो होती है वो होती है केंद्रीय बैंक की। तो इसका उत्तर है वो है केवल क और ख। ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को कर देना ये व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक का कार्य है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। 1991, नरसिंघम समिति, वाई वी रेड्डी समिति, क ख दोनों। तो इसका जो उत्तर है
वह है 1951, जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। और नरसिम्हम समिति, क और ख जो है वो दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में 14 बड़े बैंकों का जो है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1969 में किया गया था। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, कीन्स के अर्थशास्त्र में न्यून कोण की दशा को निम्नलिखित में से किस माप से पुकारा जाता है? तो कीन्स का जो है अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा जो है वो पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन दोनों के द्वारा जो है वो नाम से पुकारा जाता है। ये जो हो गया वो दोनों हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? तो सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति जो है वो है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। अगला प्रश्न है कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, इनमें से सभी होगा। तो आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो है सी उत्पाद शुल्क। आयकर और संपत्ति कर, उपहार कर जो है वो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट कर है, टैक्स है, और उत्पाद शुल्क जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय घाटे में होने वाला खतरा है? राजकोषीय घाटे में होने वाला खतरा है तो अब स्फीतिकारी दबाव और स्फीतिकारी दबाव दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की और ध्यान आकर्षित करता है? कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की और ध्यान आकर्षित करता है? तो राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा, ये जो है सभी जो है ये कारण जो है पर ध्यान दिया जाता है, आकृष्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट जो है वो कौन सा शब्द है? तो बजट जो है वो फ्रेंच शब्द है। अगला प्रश्न है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित है? तो भुगतान संतुलन के जो है अंतर्गत जो है वो दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण सब अंतरणल जो है अंतर्गत जो है वो सभी शामिल होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भुगतान संतुलन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, व्यापकता। तो इसका जो है वो सही उत्तर है, ये भुगतान संतुलन की विशेषता है, ये सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाते के अंतर्गत जो है वो है एक पक्षीय अंतरण और निजी सौदे, ये दोनों जो है वो पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया डी। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? एक पक्षीय अंतरण, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है पूंजी खाते के अंतर्गत जो है वो एक पक्षीय अंतरण और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, ये दोनों को शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर जो हो गया वो हो गया डी, दोनों, क और ग। नेक्स्ट प्रश्न है भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है? तो भुगतान संतुलन का जो है
वो अर्थ होता है वस्तुओं का आयात और निर्यात। व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? पूंजी का लेन देन, वस्तुओं का आयात निर्यात, कुल, क्रेडिट या डेबिट, इनमें से सभी। तो व्यापार संतुलन के अंतर्गत जो है, तो व्यापार में जानते हैं कि आयात और निर्यात, वस्तुओं का आयात और निर्यात का इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? तो अर्थशास्त्र का जो है वो अध्ययन जो है व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के अंतर्गत किया जाता रहा है। अगला प्रश्न है साधनों में स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। साधनों के स्वामित्व के आधार पर जो है वो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये जो है ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी होती है? तो केंद्रीय समस्या जो है वो साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सभी जो है वो अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या अध्ययन करता है? पूर्ण रोजगार, समग्र कीमत स्तर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये तीनों ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है अध्ययन के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो है बजट सेट के लिए आवश्यक क्या है? तो बजट सेट के लिए बंडलों का संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता का कुल आय, ये सभी जो है वो बजट सेट के लिए आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी ह्रासमान विस्थापन दर में क्या होता है? वस्तु 1 की अधिक मात्रा, वस्तु 2 की कम मात्रा, वस्तु 1 और 2 दोनों की अधिक मात्रा, क ख दोनों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ग। वस्तु 1 और 2 दोनों की अधिक मात्रा इसका आंसर है। 42वां प्रश्न है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। मांग वक्र की ढाल होती है। मांग वक्र की ढाल होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो मांग फलन इसमें से जो है वो उत्तर जो होगा इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो है आंसर हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, ख और ग दोनों। ठीक है, कौन कौन होगा? तो एम आर बराबर एम सी, और एम आर वक्र जो है वो एम आर को कहाँ से काटेगा? तो नीचे से काटेगा। तो इसका उत्तर हो गया एम आर बराबर एम सी ख, और ग नंबर में एम सी वक्र हमेशा जो है वो एम आर वक्र को नीचे से काटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। जी एकदम बिल्कुल सही है, कीमत और पूर्ति के बीच जो है वो सीधा संबंध है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है, ये भी सही है। पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होती है,
40% की वृद्धि हो, परंतु पूर्ति में यानी सप्लाई में केवल 15% की वृद्धि हुई है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो यहाँ पूछा जा रहा है वस्तु की पूर्ति, तो कीमत 40% की वृद्धि हुई है और उसकी तुलना में 15% की वृद्धि हुई है, तो अत्यधिक लोचदार तो हो नहीं सकती है, क्योंकि पूर्ति की वृद्धि जो है वो बहुत ही कम है, लोचदार भी नहीं है और ना बेलोचदार है। ये बिल्कुल ही पूर्णतः बेलोचदार है, क्योंकि कीमत की तुलना में पूर्ति जो है वो मात्र 15% बढ़ी है, इसलिए आंसर हो गया पूर्णतः बेलोचदार। संतुलन की स्थिति में क्या होगा? विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर, बिल्कुल सही। बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर, ना ही फर्म और ना उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं, तो इसका उत्तर जो हो गया वो सभी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहां श्रम सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर होती है, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से कम होती है, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से अधिक होती है, उनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक फर्म जो है वो श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करेगा जब श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर होती है, और अगर लॉस खाने लगेगा तो श्रम या तो कम या तो अधिक। ठीक है, तो आंसर जो हो गया कहाँ तक, किस बिंदु तक कार्य करती है, तो इसका उत्तर हो गया क, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर होती है। आज का अंतिम प्रश्न है कि किस बाजार में उत्पाद विभेद पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो गया एकाधिकार यानी मोनोपोली। तो बाजार की जो है उत्पाद विभेद जो पाया जाएगा वो एकाधिकार बाजार में पाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 को बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।